हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 ज्वाइनिंग लेटर्स आप लोगों के आ चुके हैं। अपडेट है सब कुछ और तैयारी हो चुकी है। और यहाँ तक कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में भी पहुंच गए हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये आता है कि ज्वाइनिंग कब करना चाहिए। तो देखिए, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें यदि ये लिखा हुआ है कि ऑन 11 अक्टूबर, तो आप 11 को कर सकते हैं, आप 10 को कर सकते हैं अक्टूबर, आप 9 को कर सकते हैं, आप 8 को भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा पहले आप यदि जाते हैं, यानी कि आज, यदि आप आज ही जाते हैं तो शायद हो सकता है आपको ये कहा जाए कि आप 11 अक्टूबर को आना, जो भी डेट दिया है। और यदि आपका उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑन और बिफोर, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आपको लेटर मिला है आप उसके वेरी नेक्स्ट डे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यदि ये लिखा हुआ है ऑन और बिफोर 11 अक्टूबर या 26 सितंबर लिखा है, अब मैं यदि आज ही ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या मेरा सैलरी आज से ही बनेगा? देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से ही आपकी सैलरी बनती है। पहले भी ऐसे प्रश्न उठते रहे हैं कि मैं जिस दिन ज्वाइन किया है क्या मेरा सीनियोरिटी उस दिन से फिक्स होगा। सीनियोरिटी आपकी फिक्स जनरली होती है जो आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप ज्वाइन करते हैं, अब सैलरी भी क्या होगा कि आप लोगों से एक फॉर्म फिल करवाया जाता है वहां पे, और उसमें ये कहा जाता है कि आप इसमें लिख दीजिए कि किस डेट को आपने ज्वाइन किया। हाँ, आप ज्वाइन जिस दिन से कर लेते हैं उस दिन से आपका मैस बिल जो है वो उस दिन से आपका लागू हो जाता है। सैलरी का यदि आपको डाउट रहता है तो देखिए, उसके बारे में आप अपना ट्रेनिंग सेंटर के जो आपके स्टाफ है उनको आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे प्रश्न उठते रहे कि क्या सैलरी जिस दिन ज्वाइन करेगा उस दिन मिलेगा, जबकि उसमें लिखा हुआ है ऑन और बिफोर। अब ऑन और बिफोर लिखा हुआ तो मिलना चाहिए, लेकिन जब सैलरी आया तो उस समय क्या हुआ कि वो जिसने 1 तारीख को ज्वाइन किया उसको भी वही मिला, और जिसने 15 को ज्वाइन किया उसको भी वही मिला, जिसने 22 को ज्वाइन किया उसको भी वही मिला। वो ऐसा कि वहां पर ज्वाइनिंग एक साथ कैंडिडेट्स की दिखाई जाती है। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हो सकता है कि अभी उस नियम में परिवर्तन कर दिया हो, क्योंकि वो अपडेट नहीं है हम उससे, हम आपको पहले का बता रहे हैं कि ऑन, और दूसरी बात ऑन और बिफोर। और सीनियोरिटी की बात जहां तक है, तो सीनियोरिटी आपके जो मार्क्स होते हैं रिटर्न के उसके अकॉर्डिंग आपकी सीनियोरिटी फिक्स होती है। जिसको मार्क्स ज्यादा है वो सीनियर है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये उठता है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, वो कैसे मिलेगा? ऐसा बहुत था। तो एक्सटेंशन का वीडियो बनाया हुआ है कि किन आधार पर एक्सटेंशन मिलता है। एक्सटेंशन वैसे जनरली मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी सबको ही एक्सटेंशन चाहिए एक तरह से। तो एक्सटेंशन किन ग्राउंड पर मिलता है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वो देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि सामान मुझे क्या क्या चाहिए। बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो हमारे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कंघी की वहां कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों ने लिख रखा था कि कुछ ग्रुप्स में देख रहे थे हम कि कंघी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाल ही इतने छोटे छोटे बना दिए जाते हैं कि, और हर सैटरडे को आपको आपका हेयर कट होता है। और अभी तो रिक्रूट हमारे ऐसे एडवांस हैं कि वो ट्रिमर अपने पास ही रखते हैं और वो खुद से ही बना लेते हैं एक दूसरे का। तो कंघी की जरूरत नहीं है। कंघी का तो मैंने देखिए उदाहरण एक दिया है। वो बाकी बहुत सारी चीजें जो है शूज के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स की मैं ये ले सकता हूँ क्या, मैं वो ले सकता हूँ क्या। आपका जो ट्रेनिंग का जितना समय है उसमें जो आपको चाहिए, जितना भी सामान आपको चाहिए वो सेंट्रली आता है। एक आप लोगों में से ही एक क्वार्टर मास्टर के असिस्टेंट बनाए जाते हैं, कंपनी क्वार्टर मास्टर, कोर्स क्वार्टर मास्टर। और वो क्वार्टर मास्टर जो है वो पूरा डिमांड कि कितने कैंडिडेट का कितना सामान है, कितनी चीजें चाहिए, इवन डीओ भी आपको सेंट्रली परचेज करवा दिया जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग में कैंटीन नाम की सुविधा है। इसके अलावा सिविलियन जो है ठेकेदार, उनकी दुकानें हैं वहां पर, तो उसका आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मुझे, मैं नाइट में सोने के लिए कुर्ता पजामा ले जा सकता हूँ क्या? वो भी आपका सिलवा दिया जाता है वहां पर। तो आपको ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये जुटाऊं वो जुटाऊं, सब कुछ मिलेगा। आप अपना 2 जोड़ी सिविलियन कपड़ा
और दाढ़ी बनाने का सामान मेल कैंडिडेट हैं। बहनें जो हैं वो जो बन को कवर करने के लिए एक वो आता है काला नेट जैसा, वो ले जाएं। और आपके बाल यदि लड़कों जैसे कटे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रबर जो आपके हेयर बैंड्स वगैरह हैं वो आप लेकर जाएं। आपको और बाकी चीजें सब कुछ है वहां पर। मच्छरदानी आप खरीद कर यहाँ से लेके जाएंगे, वो आपके काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? क्योंकि आपको सेंट्रली मच्छरदानी जो वो इशू होगा आपको। मग, मैस्टिन, प्लेट, ये सब चीजें आपको इशू होंगी। जूते जितने भी प्रकार के हैं वो सब आपको इशू होंगे। सिविलियन कपड़ा तो पहले 3 महीना तक पहनने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने कि वो मुझे बाजू वाला वेस्ट चाहिए, कुछ लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर भी खरीदेंगे वहां पर भी खरीदना होगा तो डबल पैसा लग जाएगा। किस लिए उसको लेना? ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मौसम जैसा भी है आपके ट्रेनिंग सेंटर पर, उसके अकॉर्डिंग आपके कपड़े आप लेकर जाएं। और जो बेडिंग है आपका वो उसके अकॉर्डिंग लेकर जाएं आप। डॉक्यूमेंट का हो गया है, अलग से वीडियो बना दिया गया है। डॉक्यूमेंट जो भी आपके थे वो सारे लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट वहां जमा होगा, आपके डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर लिए जाएंगे। आप कोई दूसरा एग्जाम देने के लिए जाते हैं उस समय आपको मिल जाता है। रिजाइन से पहले छुट्टी। क्या मुझे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिलेगा? क्या मुझे सीपीओ एसआई का एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिलेगा? क्या मुझे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिलेगा? छुट्टी का पावर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर का जो प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग सेंटर के जो भी कमांडर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए तो सभी लोग छुट्टी मांगेंगे, तो शायद ही छुट्टी मिले। और बाकी डिपेंड करता है उनके। मुझे पढ़ने का समय मिलेगा क्या? ट्रेनिंग में तो देखिए पढ़ने का समय बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कैसी जगह पे है, कैसी लोकेशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। ट्रेनिंग में भी आप चाहें तो देखिए घंटा आधा घंटा आप निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में इतना फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ही हमारे वीडियो देख रहे हैं कि शायद ही समय मिल पाए। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग किया है, मिलिट्री ट्रेनिंग, मुझे पता है क्या होता है, कैसे होता है, कितने बजे उठना होता है और कितने बजे सोना होता है। और इवन 5 मिनट का अलार्म लगाकर भी जो हमारे ट्रेनिंग करने वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो अफसर हों चाहे वो रिक्रूट हों, वो 5 मिनट का भी अलार्म लगा के सोना होता है कई बार। तो पढ़ाई तो देखिए आपको जो मिल गया है अभी, एक बार उसको ही अच्छे से करें। क्योंकि ज्यादा इधर उधर यदि हम फोकस करेंगे तो क्या है कि जो मिला है उस पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, उसका भी मजा नहीं ले पाएंगे। बीएसएफ का जॉब कितने दिन का होता है? सीआरपीएफ का जॉब कितने दिन का? तो जॉब तो देखिए एक दिन का ही होता है। आप ये पूछें कि बीएसएफ में मैं कितने समय तक कर सकता हूं, मैं कितने साल? तो 10 साल का आपका बॉन्ड है। 10 साल से पहले आप रिजाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग कोस्ट या 3 मंथ सैलरी जो भी ज्यादा हो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो 3 महीने तक तो वो सैलरी ही ज्यादा होती है। 30 दिन तक यदि आप छोड़ते हैं, स्वेच्छा से छोड़कर जा रहा हूं, एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, लेकिन वो लिखने से पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच जरूर लेना। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होगा कि आपको सराउंडिंग्स जो है वो नजर आएगा, दूसरी चीजें नजर आती हैं, फिर दूसरा जॉब नजर आता है, बैंक का नजर आता है, जो सीजीएल का भी नजर आता है कि मैं इतना मेहनत, क्योंकि ट्रेनिंग मेहनत होगा वहां। तो इसको ऐसा अदरवाइज नहीं लेना कि मैं आपको डराने की कोई बात कर रहा हूं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको दिखा रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको जॉब ना समझें। जहां आप जा रहे हैं वो जॉब नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। और उस लाइफस्टाइल का मजा आप तभी ले पाएंगे जब आप उसमें ढल जाएंगे। 30 दिन तक क्या होता है कि अक्सर यदि कोई कैंडिडेट जाता है रिजाइन करके तो उसको छोड़ दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई पोस्ट वो सब उनका नहीं लिया जाता। लेकिन एनपीएस अकाउंट यदि खुल गया है आपका और 1 महीने का सैलरी आपका आ गया है तो फिर आपको 3 महीने की सैलरी आपको डिपॉजिट करनी होगी। और 3 महीने जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद वो सैलरी जो है वो कम हो जाती है और 3 महीने का ट्रेनिंग कोस्ट जो ट्रेनिंग कोस्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। कितना ट्रेनिंग होगा? 45 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण आपका होगा। उसके बाद 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, उसके बाद हर कोर्स के अपने अपने हैं
कि कुछ कमांडो करवाते हैं उनको, कुछ बॉर्डर मैनेजमेंट करवाते हैं, कुछ उनको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब अपना अपना फोर्सेस का मैनेजमेंट है। यानी लगभग आप समझ सकते हैं कि 50 सप्ताह आपको उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको रहना पड़ सकता है। ट्रेनिंग के दौरान यदि चोट लग जाए तो क्या होगा? ट्रेनिंग के दौरान यदि चोट लग जाए और एक निश्चित पीरियड से ज्यादा आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपको एक रेलीगेट की श्रेणी होती है, उसमें आपको डाल दिया जाता है। कोई बड़ा अपराध नहीं है वो। रेलीगेट का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग आपकी 90 दिन तक या कुछ एक निश्चित पीरियड होता है रिक्रूट के लिए, वो आपका बढ़ जाता है। उसमें आपको टेस्ट वो सब करवाए जाएंगे, वो क्वालिफाई आप हो जाते हैं। एक प्रश्न यह है कि मैं यदि ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाता हूं तो क्या होगा? ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाते हैं तो आपको एक मौका और दिया जाता है, उसमें भी यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको घर भेज दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग में जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरा मेडिकल कैसा होगा? नॉर्मल मेडिकल होगा, आंखों की जांच आपकी विशेष रूप से होगी। इसके अलावा इस दौरान कोई टूट फूट बॉडी में नहीं हो गई हो, कोई सर्जरी आपका हुआ हो, ये सब चीजें चेक होती हैं। क्या उसमें भी आउट किया जा सकता है? बिल्कुल आउट किया जा सकता है, पहले भी आउट किया जाता रहा है, लेकिन उसमें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक का भी समय लग जाता है। उस 4 महीने का सैलरी नहीं मिलता, उसके लिए फिर वो कैंडिडेट्स रिट पिटीशन यानी हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है उसकी शरण में जाते हैं। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा फैसला आया नहीं सामने कि किसी कैंडिडेट को आउट किया हो और उसके बाद कुछ हुआ। यदि कोई ऐसा होगा तो आपको अपडेट करेंगे। बैंक अकाउंट एसबीआई का ही हो या कोई दूसरा बैंक का भी चलेगा, तो वो आसाम राइफल तो कहती है कि कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक का होना चाहिए और बाकी फोर्सेस एसबीआई लिख रही हैं उसमें, तो एसबीआई का ही होना चाहिए। जनधन अकाउंट नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ सवालात हैं हमारे साथियों के। तो पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट देखिए, आपके पेरेंट्स और आपके जो भी आश्रित हैं यानी कि छोटे भाई बहन के सिबलिंग्स, उसमें भी जो आप पर आश्रित मैरिड सिस्टर है वो आप पर आश्रित नहीं है, लेकिन उनका डिटेल आपको देना होगा। भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, नाम, उसका बर्थ प्लेस, सब कुछ अटेस्टेशन फॉर्म में लिखा जाता है। यदि किसी की डेथ हो गई है, मदर फादर के या किसी ब्रदर सिस्टर की आपकी डेथ हो गई है, तो वो डेथ किस वजह से हुई थी वो भी लिखा जाता है उसमें। तो एक्सीडेंट हुआ, नेचुरल डेथ हुई या कोई डिजीज से हुई, क्या हुआ, वो सब जानकारी देनी होती है। अब इसमें कुछ हमारे साथियों का ये है प्रॉब्लम कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, देखिए कि किसी का फादर का नाम है राम प्रसाद, कि मिस्टर एक्स सन ऑफ श्री राम प्रसाद। ये सभी डॉक्यूमेंट में यही चला आ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर एसएससी का फॉर्म तक सब कुछ यही है, लेकिन जो फादर का आधार कार्ड है उसमें राम प्रसाद ना होकर उसमें राम निवास है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो आपका फादर का कार्ड बनेगा वो कार्ड बनाने में परेशानी होती है, और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको बाहर कर दिया जाए, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपके फादर मदर के उनके और जो आप पर आश्रित हैं, जो आपके जिसको एनओके कहा है, और मैरिड हैं आप, तो उस स्थिति में आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो, तो ये इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। इसका सोल्यूशन भी आपको वो लोग बता देंगे वहां पे। ज्यादा से ज्यादा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो कार्ड बनेगा ट्रीटमेंट के लिए, वो बनने की परेशानी हो सकती है कि वो नहीं बनेगा, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस समय मैं अनमैरिड था, या मैं मैरिड तो था लेकिन मैंने फॉर्म में अनमैरिड शो कर दिया। अब मैं क्या करूं? इस दौरान मेरी शादी हो गई है, तो इस दौरान आपकी शादी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैरिड शो कर दीजिए। और बहनें जो है उनका क्या होगा कि उनके फादर के यहाँ से भी उनका जो कैरेक्टर बनेगा, और जो उनके इन लॉज हैं उनके यहाँ से भी बनेगा। तो वो दोनों से बनवा ले, दोनों पुलिस स्टेशन से उनका वेरिफिकेशन होगा। कितना समय आपकी शादी को हुआ है, यदि 1 साल से कम की हुआ है तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और यदि आपने उस समय मैरिड कर दिया था, मैरिड थे, तो भी कोई अपराध नहीं है वो। लेकिन अभी आप मैरिड हैं
तो अब आप मैरिड ही उसमें शो करना, अभी आप अनमैरिड शो कर देंगे तो वो गलत जानकारी देने का अपराध उसमें हो जाता है कि अटेस्टेशन फॉर्म में गलत जानकारी दिया। कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी है, वो जमानत पर हैं या केस का निपटान हो गया, उनको उसमें दोषमुक्त कर दिया गया या अपराध सिद्ध अपराध घोषित कर दिया गया, जैसा भी किया गया उस केस का डिटेल आपको देना होगा फ्रॉम एफआईआर टू जो भी कोर्ट का ऑर्डर है या अभी जो केस का अपडेट है यानी स्टेटस इसको कहें, वहां तक की आपको कंप्लीट पेपर्स उसके कि क्या आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई है, यस, तो आपको पूरी जानकारी देनी होगी। अब एफआईआर की स्थिति में पुलिस आपको उस केस से बाहर निकाल सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सब देना होगा, जैसा भी है वो आपको बताना होगा। यदि आप नहीं बताते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। फैमिली डिपेंडेंट कार्ड हो गया, जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों का भी डिटेल दे दें, उनका जो भी है कि वो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब आप साथ में लेकर जाएं। और मैरिज सर्टिफिकेट अक्सर नहीं मांगा जाता है कि आप हैं शादीशुदा, तो आप जो आप डिटेल दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, काफी हद तक हमने कोशिश की आपके सवालों का जवाब देने की। और सामान के बारे में फिर बता दूं कि बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा ब्रांडेड भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के लिए पूछा था कि मोबाइल क्या रखने देंगे, रखने तो बिल्कुल देंगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग एक्टिविटीज के वीडियोस आपको नहीं बनाने दिए जाएंगे। बाकी आप अपना बैरक में आप मोबाइल देखिए, आप वीडियो देखिए, आप जो अमेजॉन प्राइम पर आप सीरीज देखिए, कुछ भी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपको समय मिलता है। खाने के लिए मैं क्या अपने घर से कुछ खाने का सामान ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसकी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आपके कोई डाउट हैं, कोई प्रश्न हैं आपके ऐसे कि जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। विथहेल्ड वाले जो कैंडिडेट हैं वो देखिए, ये नहीं पूछना कि विथहेल्ड का कब होगा। और दूसरी बात फिर बता दूं कि ये व्हाट्सएप है, इस पर आप कॉल करके नाराज नहीं होना कि नंबर क्यों दिया, यदि बात ही नहीं कर सकते तो बात तो नहीं कर हो पाएगी उसमें। लेकिन व्हाट्सएप यदि आप करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। और यदि 24 आवर्स आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसको रीसेंड कर देना, ताकि वो आपका ऊपर आ जाए मैसेज और आपको हम रिप्लाई कर सकें। बना रहे चैनल के साथ। जय गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist. Female staff. For female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर, राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।